हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा इन्वायरमेंट से संबंध में, और ये आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। तो उसी के अंतर्गत आपको जो टॉपिक दिया गया है, जो स्पेसिफिक आपको बोला गया है, वो है कि परिस्थितिकी एवं परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परिस्थिति एवं परिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रकारों के संबंध में, इसके सिद्धांतों के संबंध में देखेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर आप लोग देखिए। जो भी स्टूडेंट्स नए हो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन जो है जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट बीपीएससी, झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र, झारखंड सीडीपीओ, और आज से ही आप लोगों का झारखंड जेट का भी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी कि आपकी टाइमिंग रहेगी दोपहर के 3 बजे। जो भी स्टूडेंट जेट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर इस चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि आपको इस तरह से जो मिलान करने के लिए दिया गया है कि सही मिलान क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित जो है उसको मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग आंसर को देखते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है उसको क्या बोला जाता है। तो खाद्य श्रृंखला अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है, श्रृंखला के जैसा, एक चेन के जैसा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जो आपका घास है, घास को कौन खा रही है, तो घास को जो गाय खा रही है, बकरी खा रही है, गाय का दूध को फिर कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है। तो इस प्रकार का जो चेन बनते जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो मनुष्य निर्भर रहता है उसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल क्या है। तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबंध एवं अनुशासित तंत्र को बोला जाता है खाद्य जाल। पोषण स्तर, परिस्थितिकी में जो श्रेणीबद्ध कई स्तर होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पोषण स्तर। और बायोम या जियोम किसको बोला जाता है, हम लोग पहले के क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो होता है वानस्पतिक एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जो समुदाय होता है उसको वायोम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेनेट जी के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा सर्वप्रथम बेनेट द्वारा प्रयोग किया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी जो संक्रमण है जिसको इकोटोन बोला जा रहा है, ये 2 बायोमों के बीच पाया जाने वाला संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जो मैंग्रोव वन होते हैं, समुद्री और स्थलीय परितंत्र के बीच का क्षेत्र, ये सभी क्या हो जाता है, पारिस्थितिकी संक्रमण के अंतर्गत आ जाते हैं। यह एक रेखीय क्षेत्र होता है और इसमें आने वाले समुदाय की जातियों में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है, और इससे बाहर जाने पर समुदायों की प्रजातियों में कमी हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि समुदायों को पूर्ण रूप से जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है सियर। क्या बोला जाता है, सियर। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में जो समुदाय होते हैं उनका पूर्ण क्रम से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, सियर कहलाता है। इस बदलाव के अंतर्गत शामिल प्रजातियों को क्या बोला जाता है, सियर प्रजाति बोला जाता है। और इसी प्रकार की परिस्थितिकी अनुक्रमण में एक प्रजाति दूसरी नई प्रजाति में परिवर्तित होती है। जो विभिन्न संक्रमणकालीन अवस्थाएं आती हैं, इन संक्रमणकालीन अवस्थाओं को प्रजातियों का श्रेणल प्रजाति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है ये किससे चलता है, तो ये सोलर एनर्जी से चलता है। सूर्य की रोशनी से ही हर चीज़ जो है वो फल फूलता है।
हम क्या देखते हैं कि सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय जो होता है उसका विकास सही ढंग से हो पाता है। अगर सौर ऊर्जा नहीं रहेगी, सूरज की रोशनी रहेगी, तो उस प्रकार से हमें विकास देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या से अधिक होते हैं, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इकोसिस्टम के संबंध में ये जो कथन है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम में क्या बोला जा रहा है कि जो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, इसको टोटल इसका जो समग्र रूप है इसको इकोसिस्टम बोल रहा है कि इसका अर्थ होता है कि उस अवधारणा या क्षेत्र में जहाँ सभी जीव जंतु पौधे पादप आदि शामिल होते हैं, ये सभी जीव पर्यावरण में आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं और सामूहिक रूप से एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, उनका अपना निवास स्थान भोजन का आदान प्रदान करते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से जैविक घटकों को क्रमशः उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हरे पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। जो जीव जंतु पेड़ पौधे हरी पत्तियां भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं उसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। मान लीजिए प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रही है, क्या प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधे घास फूस ये सब जो हमें प्राप्त होती है उसको जो ग्रहण कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कहलाएगा। जैसे गाय बैल बकरी ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, स्थिर रूप में कौन सा रहता है, तो किसको कौन सा हो जाएगा, महासागर जो है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर को माना जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में जो उपस्थित अजैव घटक है संयुक्त रूप से परिस्थिति का परितंत्र का कोई इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। वस्तुतः जो परितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई होती है। ये एक क्या है, अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। वो एक 2 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। हम लोग यहाँ पे देखिए फिगर से समझते हैं कि परितंत्र के प्रकार यानी जो इकोसिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। प्राकृतिक परितंत्र जिसको कि नेचुरल इकोसिस्टम बोला जा रहा है और मानव निर्मित परितंत्र यानी मैन मेड इकोसिस्टम बोला जा रहा है। फिर आपका जो प्राकृतिक परितंत्र है इसके 2 भाग होते हैं, स्थलीय तथा जलीय। स्थलीय में आपके आ जाएंगे वन घास का मैदान मरुस्थल और टुंडा प्रदेश, और जलीय परितंत्र में आपका आ जाएगा स्वच्छ जल परितंत्र जिसको मीठा पानी का भी बोला जा रहा है, और सागरीय जल परितंत्र। वन जो है वन को फिर 3 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन और टेगा शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर को। हरित पादप जो होता है ये क्या है, ये उत्पादक है। पशु परजीवी, ये परजीवी दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। पशु परजीवी यानी पशुओं के ऊपर जो डिपेंडेंट रहता है वो द्वितीय उपभोक्ता में होगा। जो पादप परजीवी होते हैं जो घास फूस ये सब में जो डिपेंडेंट होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे आपका गाय बैल बकरी ये सब का बोला गया। और कवक यानी फंगी क्या होते हैं, ये अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि वर्तमान जनसंख्या के सुखों को परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा को परिभाषित करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या बोल रहा है कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो तो सुख भोग कर रही है, वो अपना सुख का परित्याग नहीं कर रही है, लेकिन जो आने वाले भविष्य में जो उनके जनरेशन है उनके लिए भी संसाधनों का जो बचत किया जा रहा है वो कौन सा अवधारणा के अंतर्गत आता है। क्या वो आर्थिक वृद्धि है, क्या वो आर्थिक विकास है, या समपोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो जो इस प्रकार का जो
आएगा बात, ये क्या कहलाएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, संपोषणीय विकास, वो कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मनुष्य की प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनका न्यूनतम उपयोग पर बल दिया जाता है। जैसे देखिए, इसको इस प्रकार से फिगर में समझाया गया है कि जो संपोषणीय विकास है ये पर्यावरण का निम्नीकरण के बिना संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं और भावी जो पीढ़ियां होती हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और पारिस्थितिकी पर्यावरण विकास की ओर बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि दूरदर्शिता के लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही चीज़ों को यूज़ करके ख़त्म कर दे, या अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी इसको, अपने बच्चे के लिए, अपने से जो जनरेशन है उनके लिए बचाते हैं। तो ये किसको दर्शाता है, दूरदर्शिता को समझाता है और साथ ही साथ ये समानता के बारे में भी बात करता है कि ये सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो और इससे क्या होता है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र यानी जो इकोसिस्टम शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, मतलब अच्छा डिफिनेशन आप इसके बारे में बोल सकते हैं। जब आप पढ़िएगा तो क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन में सी, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जीवों और समुदाय के साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में स्थिति जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, A.G. टॉन्सले जी के द्वारा किया गया था। A.G. टॉन्सले जी के द्वारा 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टॉन्सले द्वारा 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र शब्द का प्रयोग 19 किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग अभी देखें टॉन्सले जी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉन्सले जी के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में हम क्या सही नहीं मानते हैं, तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ठीक है, ये बंद तंत्र नहीं होता है, जिसमें जैविक अजैविक संगठक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, वायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या होता है। ठीक है, कोई भी जीव है उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसको ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य का जो प्रकाश है उससे प्राप्त होती है। जीवों के लिए ऊर्जा का मूल्य स्रोत कौन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। पृथ्वी में अवस्थित सभी प्रकार के जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य से स्पेक्ट्रम जिसका कि तरंग दैर्घ्य आपका 400 से 700 नैनोमीटर होता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पारिस्थितिकी होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है, ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या होती है, जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच के संबंध का जो कारण होता है उसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी बोला जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधे एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और इसके भौतिक पर्यावरण की अंतर्क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। किसमें किया था, उन्होंने जीव विज्ञानी जो थे 1869 में इसका प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो इकोसिस्टम उसका प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे आपका पारिस्थितिकी शब्द के बारे में बोला जा रहा है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है।
तो किसके बीच अध्ययन करता है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, या पति पत्नी? तो ये किसका अध्ययन करता है? जीव और वातावरण का अध्ययन करता है। कौन अध्ययन करता है? तो इकोलॉजी अध्ययन करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी इसका अध्ययन करता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? इकोलॉजी किसका अध्ययन कर रहा है? तो ये वातावरण का, एनवायरनमेंट का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समपारिस्थितिकी के लिए सही है? समपारिस्थितिकी के लिए कौन सा सही हो जाता है? समपारिस्थितिकी परिस्थितिकी, जिसको कि साइनेकोलॉजी बोला जाता है, जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि समस्त जीवधारी एक दूसरे को पारस्परिक रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं एवं अपने निवास क्षेत्र या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? ठीक है, कौन सा संगठक नहीं है? वनस्पति, जीवाणु, जानवर या वायु? तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में बोला जाता है, इसका जो जीवीय संगठक नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं आपका, एक होता है जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आपका उत्पादक, उपभोक्ता अपघटक आएंगे। उत्पादक में आपका हरे पौधे, उपभोक्ता में आपका जंतु और अपघटक में आपका सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। और जो अजैविक घटक होते हैं इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक कारण। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आएगा। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत वायु, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आएंगे। और भौतिक कारक के अंतर्गत जो हमें इन्वायरमेंट से ही प्राप्त हो रही है वो हो जाएगा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वायु। ये क्या है? इसका पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? सी रॉनकियर जी के द्वारा। किसके? सी रॉनकियर जी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट नेस ने किया था। ठीक है, सॉरी, आपका आंसर जो यहाँ पर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्नेस्ट नेस, इन्होंने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, इसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट नेस ने। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट नेस ने 1973 में किया था। ये पर्यावरण की एक ऐसी विचारधारा है जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक यानी रेडिकल उपायों पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकेत यानी आला की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रयोग पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने दिया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था। निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता और तथा जनन के लिए अपने पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करती है। अर्थात पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक जो निकेत कहलाता है। देखिए, पारिस्थितिकी निकेत के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जो पारिस्थितिकी निकेत है ये सर्वप्रथम गिरनेल्स ने इसका यूज़ किया था। इसमें विभिन्न प्रकार के जातियाँ, उपजातियाँ स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित करती हैं। निकेत का मतलब होता है कि कोई प्रजाति जो है अपना समस्त क्रियाकलाप संबंध उस योग से करता है जिसकी द्वारा प्रजाति अपने उत्तरजीविता जनन के लिए पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करती। इसमें क्या होता है कि कभी देखिएगा कि जो ठंडे प्रदेश के जो पक्षी होते हैं जब खूब बहुत अधिक ठंड पड़ जाती है तो वो एशिया क्षेत्रों में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक बृहद के बारे में बात की जा रही है। क्या वो जलमंडल है, क्या वो जीवोम है, स्थल मंडल है या जैव मंडल है? तो ये आपका हो जाएगा जैव मंडल जो है वो सबसे बड़ा है।
पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल होता है। जलमंडल पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र का एक सीमित रहता है। स्थलमंडल एक स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र तक सीमित रहता है। जीवोम पारिस्थितिकी तंत्र एक इकाई के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में होता है। और पृथ्वी का जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है, जैव मंडल होता है। जैव मंडल जो है ये सामान्य रूप में पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत जो जंतुओं और वनस्पतियों के जीवन का बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जैव मंडल मुख्य रूप से 3 संगठनों का निर्माण करते हैं। वो 3 संगठन कौन कौन से हो जाते हैं, जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठन। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग को आपके यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट नोट्स के लिए आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।